हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। एपिसोड 24 की शुरुआत में यंग जियान जोयांग के लिए फैक्ट्री में खाना लेकर आता है, लेकिन अभी तक जोयांग डिजाइन बनाने के लिए स्ट्रगल कर रही होती है। यंग जियान जोयांग को डिस्टर्ब नहीं करता और खाना रखकर यहाँ से चला जाता है। अगली सुबह यंग जियान जोयांग के स्टूडियो के बाहर खड़ा होकर मुस्कुरा रहा होता है तो मॉम कहने लगती है कि जोयांग तो कल रात से घर ही नहीं आई, तो तुम इतना अजीब बर्ताव क्यों कर रहे हो। तो ये सुनते ही यंग जियान जल्दी से दरवाजा बंद कर देता है और इसने दरवाजे पर एक ड्राइंग बनाई होती है। यंग जियान जोयांग की मॉम से कहता है कि मैंने उसके लिए एक सरप्राइज तैयार किया है। मॉम देखना चाह रही होती है, लेकिन यंग जियान मॉम को देखने से मना कर देता है। जियान काम कर रही होती है। जियान इसके पास आता है, कहने लगता है कि फैक्ट्री में कोई भी काम नहीं है और नए डिजाइन के लिए मटेरियल भी नहीं मिल रहा। जियान कहती है कि मैंने मटेरियल का इंतजाम कर लिया है। तो जियान परेशान होते उसे कहने लगता है कि क्या वाकई में हम शूज का एक पेयर 600 युआन में बेचेंगे, और कहने लगता है कि क्या तुम उससे कोई सस्ता डिजाइन नहीं बनवा सकती, ये काम इतना तो मुश्किल नहीं है। जियान कहती है कि अगर ये काम इतना ही आसान होता तो मैं जोयांग को यहाँ पर हायर करने के लिए इतनी मुश्किल का सामना क्यों करती। प्राइस इतना अहम मसला नहीं है, सबसे अहम मेरे लिए हमारे शूज की क्वालिटी है। जियान कहने लगता है कि मुझे सिर्फ इस बारे में परेशानी हो रही है कि अगले क्वार्टर के लिए हमारे पास कोई नया प्रोडक्ट ही नहीं है, क्योंकि अगर हमारे पास प्रोडक्ट नहीं होगा तो हम पैसे नहीं बना सकते और हमारी फैक्ट्री बंद हो जाएगी। ये गुस्से में जियांग को कहने लगता है कि अगर हमारी फैक्ट्री बंद हो गई तो इसमें सारा कसूर जोयांग का होगा। और जोयांग भी दूर खड़ी इन दोनों की बातें सुन रही होती है और ये बातें सुनकर काफी परेशान हो गई होती है। जियांग जियान को समझाने की कोशिश भी कर रही होती है कि जोयांग अपनी पूरी कोशिश कर रही है, उस पर आगे ही बहुत प्रेशर है तो आप उसको ज्यादा प्रेशराइज मत करें। जोयांग ये बात सुनकर काफी परेशान हो गई होती है और अब ये वॉक करती करती सी साइड पर आ जाती है और फैक्ट्री में जो भी जोयांग के बारे में बातें हो रही होती हैं, इस वक्त इसको ये सारी बातें याद आ रही होती हैं। दूसरी तरफ यंग जियान जोयांग का घर पर इंतजार कर रहा होता है। जोयांग चलते चलते रीडर डिपार्टमेंट आ जाती है और गाओई जोयांग को देखकर इसके पास आता है। गाओई से पूछने लगता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, क्या काम के सिलसिले में यहाँ पर आई हो। तो जोयांग कहती है कि नहीं, मैं तो बस ऐसे ही चलते चलते यहाँ पर आ गई। गाओई कहते हैं कि मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ, तुम्हारा मूड खराब है इसलिए तुम्हें अभी किसी से बात करने की जरूरत है। जोयांग इसके लिए मान जाती है। गाओई से पूछता है कि तुम काफी स्ट्रेस में लग रही हो, क्या बात है। तो जोयांग इसको कहती है कि मैं कुछ भी ड्रॉ नहीं कर पा रही और मैं जितना ज्यादा डिजाइन के बारे में सोचती हूँ तो मेरे दिमाग में कुछ भी नहीं आ रहा। गाओई कहते हैं कि क्या तुम्हारी जियांग से बहस हुई है, उसने तुम्हें क्रिटिसाइज किया है। जोयांग कहती है कि अगर जियांग ने ऐसा किया होता तो मैं शायद इतनी परेशान नहीं होती, बल्कि जियांग तो मेरे स्ट्रेस को दूर करने में मेरी मदद कर रही है। मुझे इसलिए इतना बुरा लग रहा है कि मैं जियांग की कोई मदद नहीं कर पा रही और मैंने उसके लिए सिचुएशन को और भी ज्यादा मुश्किल बना दिया है। गाओई कहने लगता है कि जब मैंने तुम्हें पहली दफा देखा था तो तुम मुझे बिल्कुल जियांग की तरह लगी थी, क्योंकि तुम दोनों ही बहुत जिद्दी हो। अगर तुम लोग कोई काम करने के ठान लो तो उसको पूरा जरूर करती हो और तुम दोनों को ही शूज काफी पसंद है, इसलिए मुझे लगता है कि अब तुम दोनों साथ में काम कर रही हो तो इसका रिजल्ट काफी अच्छा आएगा। गाओई की ये बातें सुनकर जोयांग अब पहले से काफी अच्छा फील कर रही होती है। अब गाओई कार पार्क करता है तो जोयांग इसे कहती है कि मेरा घर थोड़ा ही दूर है, मैं खुद चली जाऊंगी, लेकिन गाओई कहता है कि मैं तुम्हें वहाँ पर छोड़कर आता हूँ। यंग जियान जो कब से जोयांग का इंतजार कर रहा होता है, जब जोयांग गाओई के साथ आती है तो उसको अच्छा नहीं लगता। जोयांग इन दोनों को आपस में इंट्रोड्यूस करवाती है तो गाओई इससे हाथ मिलाने के लिए हाथ आगे बढ़ाता है तो यंग जियान कहता है कि मेरे हाथ गंदे, मैं तुमसे हाथ नहीं मिला सकता। गाओई यंग जियान को देखकर कहने लगता है कि क्या हम पहले भी मिल चुके हैं। तो यंग जियान कहता है कि नहीं और कहता है कि तुम दोनों बातें करोगी कहकर ये अंदर चला जाता है। लेकिन अब गाओई भी जोयांग को गुड बाय कहकर यहाँ से चला जाता है। अब यंग जियान जोयांग को इसके स्टूडियो में लेकर आता है और यंग जियान ने इस स्टूडियो में जोयांग की बचपन से लेकर अब तक की सारी पेंटिंग्स को इस स्टूडियो में लगा दिया होता है और अब ये सभी पिक्चर्स यंग जियान जोयांग को दिखाने लगता है। जोयांग को भी ये देखकर बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पर एक ड्राइंग होती है जिसको देखकर जोयांग बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है, क्योंकि ये शूज का डिजाइन जोयांग के डैड ने इसके साथ मिलकर बनाया होता है। अब जोयांग डिजाइन ड्रॉ करने के लिए बैठ जाती है और उसको याद आने लगता है कि आज जब यंग जियान और ये सी साइड पर गए थे तो यंग जियान इससे कहा था कि तुम ये काम कर सकती हो, क्योंकि एक डिजाइनर बनना तुम्हारा सपना है और ये मत भूलो कि तुमने डिजाइनर बनने के लिए इतने साल कितनी मेहनत की है। यंग जियान की इन बातों को सुनकर जोयांग काफी मोटिवेटेड दिखाई दे रही होती है और फिर ये डिजाइन ड्रॉ करना शुरू कर देती है। आज फ्री यूनिकॉर्न का लास्ट ऑर्डर लेने के लिए वेंचन का मैनेजर आया होता है और ये इनको टीज करते हुए कहने लगता है कि मुझे तो पता ही नहीं था कि तेंग्यू का वेयर हाउस इतना बड़ा है, लेकिन मैं सोचता हूँ कि यहाँ पर दोबारा काम कब आएगा। जियांग और जियान को इस बात पर गुस्सा तो आता है, लेकिन ये कुछ भी नहीं कहते और जब ये मैनेजर अपना सामान लेकर जाने लगता है तो जियान इनके ट्रक पर एक पत्थर उठाकर मारता है। जियांग यहाँ पर खड़े हुए इस सामान को जाता हुआ देख रही होती है और कहती है कि नई प्रोडक्ट बनाने के लिए हमें पुरानी चीजों से भी तो छुटकारा हासिल करना था। जियान कहते हैं कि तुम ठीक कह रही हो, लेकिन तुम्हारी डिजाइनर पिछले एक हफ्ते से फैक्ट्री नहीं आई, मेरी बात मानो तो तुम उस पर इतना भरोसा नहीं करो। और साथ ही यहाँ पर भागते हुए जोयांग आ जाती है और ये जियांग को कहती है कि मैंने कुछ न्यू डिजाइन बनाए हैं और इसे देखने के लिए कह रही होती है। ये देखते ही जियांग तो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और ये फाइल
फाइल जियोन को देकर कहती है कि मास्टर जांग से कहें कि इसके कुछ सैंपल्स तैयार करें। जियोन भी खुशी खुशी इस फाइल को लेकर अंदर चला जाता है। जांग हैरान होती है, कहती है कि तुमने तो डिजाइन को देखा भी नहीं। तो जियोन कहती है कि मैंने तुम्हें कहा तो था कि मैं तुम पर भरोसा करती हूँ। इसके बाद मास्टर जांग ने सैंपल तैयार कर लिए होते हैं और इनको देखने के लिए यंग जियान और शू भी आए होते हैं। इन शूज को देखकर कहने लगता है कि इसके तो प्राइस ज्यादा होंगे। तो जियांग कहती है कि हाँ, इस शूज के प्राइस 600 यॉन है, लेकिन जोयांग एक नई सीरीज भी शूज की लॉन्च कर रही है जिनके प्राइस 200 यॉन ही होंगे। और कहने लगती है कि मेरे पास आप सबके लिए एक सरप्राइज है जो कि अगले हफ्ते की फर्स्ट लाइव स्ट्रीम में मैं बताऊंगी। और जोयांग कहती है कि मैंने एक समर स्टाइल डिजाइन के बारे में भी कल सोचा है और ये डिजाइन जोयांग शू को दिखाती है और शू को भी ये डिजाइन पसंद आता है। जियांग कहने लगती है कि मैं शूज की इन सोल्स अलग से बेचना चाहती हूँ। जियोन कहते हैं कि इनको तो शूज के लिए खरीदना इतना महंगा है और अब तुम इनको अलग से बेचना चाह रही हो, तुम्हें क्या लगता है कि कस्टमर्स इतने पैसे इस पर खर्च करेंगे? जियांग कहती है कि अगर आप अलग से इन सोल्स को खरीदते हैं तो कस्टमर्स को इनकी कॉस्ट तकरीबन 60 यॉन पड़ती है, लेकिन अगर आप शूज खरीदेंगे तो इन्हीं सोल की प्राइस आपको सिर्फ 10 यॉन पड़ेगी। जियांग का ये आइडिया सुनकर तो सभी काफी खुश होते हैं। इतने में यहाँ पर शॉलिन आती है। जियांग ये शूज शॉलिन को ट्राई करवाती है। शॉलिन जब ये शूज ट्राई कर लेती है तो कहने लगती है कि बहुत कंफर्टेबल भी है और सुंदर भी, और अब सभी इस नए डिजाइन के मुताबिक काम करने के लिए चले जाते हैं। शो भी इन शूज को समेटने में जियांग की मदद करने लगता है। कहता है कि हम तुम्हारे ऑफिस चलते हैं क्योंकि मुझे तुमसे एक बात करनी है। ऑफिस में आने के बाद शो जियांग की चीजों को देखते हुए पूछने लगता है कि क्या यंग जियान अक्सर ही फैक्ट्री आता है। जियांग कहती है कि मैं यंग जियान से मार्केटिंग फैसलों के बारे में डिस्कशन करती हूँ, वैसे भी ई कॉमर्स में यंग जियान का एक्सपीरियंस मुझसे कहीं ज्यादा है। शो कहते हैं लेकिन जब भी मैं फैक्ट्री आता हूँ तो वो तेंग्यू में ही होता है। जियांग कहती है कि वो इसलिए क्योंकि वो जायंग को फैक्ट्री लेने और छोड़ने के लिए आता है। शो कहने लगता है कि स्टेप बहन भाई के लिहाज से इनका रिलेशनशिप काफी क्लोज है। तो जियांग कहती है कि यंग जियान की नजर में जायंग सबसे अहम है। वैसे भी तुम्हें पिछली बार के एक्सपीरियंस से इस बात का अंदाजा तो हो ही जाना चाहिए था। ये सुनकर शो कहता है कि फिर तो अच्छा है। जियांग कहने लगती है कि आखिर इसमें अच्छा क्या है। शो उसके पास आकर कहने लगता है कि क्या तुम्हें पता है कि मैंने अभी ये क्यों कहा है। जियांग शो को देखकर कुछ कहने लगती है लेकिन कह नहीं पाती। शो कहने लगता है कि कोई अपने एक्शंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता है और बताने लगता है कि इसने लास्ट टाइम क्या किया था। जियांग ये सुनकर एम्बेरस हो जाती है और जल्दी से इसका मुंह बंद करने के लिए अपना हाथ इसके मुंह पर रख देती है। और फिर जियांग को रियलाइज होता है कि इसको ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो जियांग बहुत ज्यादा अनॉय हो जाती है, कहती है कि तुमने ये जानबूझकर किया था, और ये जाकर सोफे पर बैठ जाती है। अब शो भी इसके पास आकर बैठ जाता है। तो शो जियांग से कहने लगता है कि हाँ, मैंने जानबूझकर ये बात कही थी ताकि हमारा रिलेशनशिप इम्प्रूव हो सके। जियांग तो कुछ नहीं कह रही होती, बस इसकी बातों को सुन रही होती। शो कहता है कि तुम फिक्र नहीं करो, जब तक तुम हमारे रिलेशनशिप को कंफर्म नहीं करोगी तब तक मैं एक जेंटलमैन की तरह ही बिहेव करूंगा। शो तो जियांग को देखकर हंस रहा होता है। तो जियांग इसको कहती है कि मुझे लगता है कि तुम यहाँ पर मुझे गुस्सा दिलाने के लिए आए हो। तो शो हंसते हुए कहने लगता है कि इस सब की शुरुआत तुमने की थी, लेकिन तुम ही अपनी फीलिंग्स को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं हो। इसके हाथ में जियांग की एक सीडी होती है। कहता है कि मैं इस सीडी को 2 दिन के लिए लेकर जा रहा हूँ। ये कहकर शो यहाँ से चला जाता है और जियांग को सब कुछ सोचकर अपने ऊपर गुस्सा आ रहा होता है। घर पर वापस आने के बाद शो इस सीडी को प्लेयर में डालकर इसके सॉन्ग को सुनने लगता है। शो को ये सॉन्ग काफी पसंद आ रहा होता है और शो के पास भी घर पर इसी सिंगर के एल्बम्स पड़े होते हैं। और जियांग भी इस प्लांट को देखते हुए अपने शो के बारे में सोच रही होती है, लेकिन जियांग काफी कंफ्यूज दिखाई दे रही होती है। दूसरी तरफ फैक्ट्री में जायंग अपनी लाइव स्ट्रीम कर रही होती है और ये अपनी पूरी कोशिश कर रही होती है कि ये तेंग्यू को जितना फायदा पहुंचा सकती है पहुंचाए। जो लोग भी जायंग की लाइव स्ट्रीम देख रहे होते हैं उनको जायंग का न्यू डिजाइन बहुत ज्यादा पसंद आता है। जियांग भी जायंग की लाइव स्ट्रीम देख रही होती है और साथ में ये शो से बात कर रही होती है। शो कहने लगता है कि तुम दोनों एक दूसरे के साथ काम करने के लिए बिल्कुल परफेक्ट हो। जियांग कहती है कि तुम ऐसा क्यों कह रहे हो। शो कहता है कि विंड यानी हवा की ऑपोजिट डायरेक्शन में हमेशा ही जायंग होती है, क्योंकि जायंग के नाम का मतलब होता है निकलता हुआ सूरज। शो कहने लगता है कि तुम्हारी वीचैट की बायो में भी तो यही लिखा हुआ है कि मैं हवा के अगेंस्ट जाकर काम करूंगी। जियांग कहती है कि ऐसा इसलिए क्योंकि मेरे रास्ते में तुम हवा हो। शो ये सुनकर हंसने लगता है और कहता है कि मुझे ये जानकर खुशी हुई, और अपने रेस्टोरेंट में बैठकर यंग जियान भी जायंग की लाइव स्ट्रीम देख रहा होता है। इसके बाद वेंशन का मैनेजर उसको बताने लगता है कि जायंग पिछले 7 हफ्तों से मुसलसल लाइव स्ट्रीम कर रही है और जायंग की लाइव स्ट्रीम देखने वाले लोग बढ़ते ही जा रहे हैं, और ये कहा नहीं जा सकता कि तेंग्यू जब अपना न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करेगा तो वो इस लाइव स्ट्रीम के जरिए ही कितनी सेल्स कर पाएगा। उनकी ये स्ट्रेटेजी काफी अच्छी है। वेंशन कहता है कि क्या तुम्हें उनके डिजाइन के बारे में कुछ पता चला है, क्योंकि जायंग ने तो अपनी लाइव स्ट्रीम में सिर्फ अपने डिजाइन का कॉन्सेप्ट ही लोगों को समझाया होता है, डिजाइन नहीं दिखाया होता। तो ये मैनेजर कहने लगता है कि तेंग्यू ने डिजाइन को काफी छुपा कर रखा हुआ है और 3 दिन बाद जियांग लाइव स्ट्रीम में अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करने वाली है। वेंशन कहता है कि इसने ऑनलाइन अपनी काफी अच्छी एडवर्टाइजमेंट कर ली है, जिसके कारण बहुत सारे लोग जियांग के साथ अब काम करना चाहेंगे। वेंशन कहता है कि हमें कुछ तो करना ही होगा, क्योंकि मैं जियांग को अपने मार्केट के शेयर्स लेकर जाने नहीं दे सकता। इसके बाद जियांग
मिस्टर लू से मिलने के लिए आया होता है, लेकिन रिसेप्शनिस्ट बताती है कि मिस्टर लू अभी बिजी हैं। जियोन मिस्टर लू को कॉल करता है, लेकिन उनका नंबर भी बंद जा रहा होता है, इसीलिए अब जियोन को यहाँ से वापस जाना पड़ता है। अब गोंगली और शू आपस में बात कर रहे होते हैं। गोंगली कहता है कि तेंग्यू की सेल्स इतनी अच्छी नहीं रही, जबकि बाकी सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स भी फ्री यूनिकॉर्न के साथ काम करना चाहते हैं, क्योंकि अब ये ग्रुप तो खत्म हो गया है, लेकिन इस ब्रांड का नाम अभी भी मार्केट में चल रहा है। कहता है कि ये जियांग के लिए बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि फ्री यूनिकॉर्न उसके डैड ने बनाया था। वो ये नहीं चाहेगी कि फ्री यूनिकॉर्न के ब्रांड का नाम खराब हो, लेकिन सबसे ज्यादा वो ये नहीं देखना चाहेगी कि फ्री यूनिकॉर्न और तेंग्यू एक दूसरे के दुश्मन बन जाएं। अब जियांग बहुत ज्यादा परेशान होती है। जियांग कहने लगती है कि फ्री यूनिकॉर्न मेरे डैड का नाम इस्तेमाल करके ही फायदा हासिल कर रहा है, जबकि मैं और तेंग्यू मेरे डैड के बगैर अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं। जियांग कहता है कि तुम फिक्र नहीं करो, मैं जिन भी डिस्ट्रीब्यूटर्स को जानता हूँ उनके पास मैं जाऊंगा ताकि हमें ऑर्डर्स मिल सके। यूशन कहती है कि मुझे नहीं लगता कि ये आइडिया काम करेगा। जियांग से कहता है कि तुम शू से बात करो कि क्या वो हमारी मदद कर सकता है। यूशन कहती है कि किसी से मदद मांगना इतना भी आसान नहीं है, तो जियांग कहता है कि वो भी तो तेंग्यू का शेयर होल्डर है। जियांग तो ये सब बातें सुनकर बहुत ज्यादा अपसेट होती है। दूसरी तरफ शू गोंगली से बात कर रहा होता है कि अगर जियांग को पैसों की जरूरत है भी तो वो कभी भी मुझसे पैसे मांगने के लिए नहीं आएगी, क्योंकि उसने अपनी सारी कीमती चीजें बेच दी थी, लेकिन बैंक से लोन लेने के लिए उसने मुझसे मदद नहीं मांगी। गोंगली कहते हैं लेकिन अब मार्केट में तेंग्यू के शूज कौन बेचेगा। आज ज़ोयांग गॉई से मिलने के लिए आई होती है, जो इसे कह रहा होता है कि तुम्हारा न्यू डिजाइन बहुत ही अच्छा है। ये सुनकर तो ज़ोयांग बहुत खुश होती है। तो गॉई कहता है कि मैं तेंग्यू को लीडो के नए चाइनीज फैशन फेस्टिवल में इनवाइट करना चाहता हूँ। ज़ोयांग तो ये सुनकर बहुत खुश हो जाती है, क्योंकि एक बहुत बड़ा इवेंट होता है, लेकिन कहने लगती है कि तेंग्यू की जो अभी सिचुएशन चल रही है उसके साथ हम इस इवेंट को अटेंड करने के लिए क्वालिफाई करते भी हैं। गॉई कहता है कि मैं तो तुम लोगों को सिर्फ इनवाइट कर सकता हूँ, अब तुम लोग जीतते हो या नहीं ये तुम लोगों पर डिपेंड करता है। ज़ोयांग कहती है कि प्रोजेक्ट के लिए स्ट्रेटेजी बनाना और उसकी मार्केटिंग का काम तो जियांग देखती है, क्या तुमने जियांग से इसके बारे में बात की है। गॉई ज़ोयांग को कुछ नहीं बताता है, कहता है कि मुझे उससे बात करने का वक्त नहीं मिला, तो क्यों ना तुम उससे ये बात जाकर डिस्कस कर लो। ज़ोयांग इसके लिए मान जाती है। अब जियांग अपने आप को शीशे में देख रही होती है और फिर से लड़ने के लिए हिम्मत इकट्ठी कर रही होती है। इसी मोमेंट पर एपिसोड 24 खत्म हो जाती है।